माहिर अमराज शुगर तो नहीं हूँ, वो तो ऐलान किया गया है, लेकिन कुछ मालूमात मैं आपसे शेयर करता हूँ। यकीनन वो सारी चीज़ें आप जानते हैं और एक रिवाइज किया जा रहा है आपके सामने। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मुख्तसर सी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें जो इसके मालूमात के हवाले से हैं, जिसका जानना थोड़ा सा ज़रूरी है हमारे लिए शुगर के हवाले से, उनको मैं डिस्कस करूँगा। और उसके बाद अद्वियात के ऊपर मुख्तसर सी डिस्कशन करूँगा। और अद्वियात भी वो जो प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती हैं, ना कि वो जो किताबों के पेज के ऊपर ज़्यादातर लिखी गई हैं। शुगर बेसिकली ग्लूकोज का खून की मिकदार में नॉर्मल से ज़्यादा, जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा बढ़ने को डायबिटीज़ कहते हैं। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के गदूद हैं। कुछ ऐसे गदूद हैं जो अपनी सक्रीशन बनाते हैं, रतूबत बनाते हैं, और वो नाली के ज़रिए ब्लड में शामिल होती हैं, जिनको नालीदार गदूद भी कहते हैं। जैसे लिवर है, लिवर की नाली के ज़रिए सक्रीशन शामिल होती है। पित्ता है, नाली के ज़रिए उसकी सक्रीशन शामिल होती है खून में। और दूसरे वो गदूद जिनकी सक्रीशन डायरेक्ट खून में शामिल होती है, यानी उनके लिए उनकी नाली नहीं होती, इसलिए उनको बेनाली गदूद भी कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो ये जो लबलबा है, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, बेनाली गदूद। ये लबलबा ऐसा गदूद है जिसके अंदर जो दोनों तरह का वर्क करता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो रतूबत खारिज करता है, जो बाइल के साथ इकट्ठी होकर ड्यूडेनम में खारिज होती है, तो ये इसका एक हिस्सा नालीदार गदूद का काम करता है। जबकि इसके अंदर कुछ सेल ऐसे हैं वो मुख्तलिफ जगह पर हैं, यानी जिस तरह कहते हैं ना जजीरे होते हैं, इसलिए उन सेल्स को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। लैंगरेंस एक साइंटिस्ट था जिसने वो सेल दरियाफ्त किए थे। वो मुख्तलिफ जगह पर, यानी जैसे समुद्र के बीच में एक जजीरा होता है, इस तरह वो बीच बीच में थोड़े थोड़े सेल होते हैं जो बेनाली गदूद का काम करते हैं। और जो हमारा मौजू है आज शुगर का, उसका ताल्लुक इन्हीं जजीरों के साथ है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। इनमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं। तो ये ज्यादातर जो कॉमन मशहूर हार्मोन है, ये 3 हार्मोन खारिज करते हैं। आपने सुना होगा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सक्रीशन खारिज करते हैं उनको हार्मोन कहते हैं, और जो नालीदार गदूद अपनी सक्रीशन खारिज करते हैं उनको एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम का लफ्ज जहां भी होगा उससे मुराद ये होगा कि ये नालीदार गदूद से खारिज हो रहे हैं, और हार्मोन जहां भी लफ्ज इस्तेमाल होगा उसका मतलब ये है कि वो बेनाली गदूद से या एंडोक्राइन ग्लैंड से उनका अखराज होता है। तो 3 तरह के मेजर हार्मोन है जो लबलबा खारिज करता है, उसका वो हिस्सा जो बेनाली गदूद से ताल्लुक रखता है। एक तो इंसुलिन आप जानते हैं, और दूसरा ग्लूकेगान, और तीसरा सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन का काम ये होता है कि ये जो ग्लूकोज है, यानी जब हम कोई भी चीज खाते हैं, खाने के बाद वो अंतड़ियों से जब ब्लड में शामिल होती है तो वो ग्लूकोज की सूरत में शामिल होती है। और अल्लाह का निज़ाम देखें कि ये ग्लूकोज चूंकि एब्डोमेन से आ रही है, अंतड़ियों से शामिल होने के बाद ये वेन आगे मिलकर पोर्टल वेन बनती है, और ये पोर्टल वेन सबसे पहले लिवर में जाती है। यानी ये वेन तो होती है, इसमें सारे जिस्म का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जिसमें ऑक्सीजन कम हो चुकी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, लेकिन इसमें एक खूबी ये होती है कि इसमें जब वापसी पर ये ब्लड आ रहा होता है तो यहां से ये क्या करता है, अंतड़ियों से ये ग्लूकोज को कलेक्ट करता हुआ
आगे जाता है पोर्टल वेन के जरिए लिवर में, तो लिवर इसके ऊपर काम करता है, ग्लूकोज को एक नॉर्मल हद तक तो आगे जाने देता है, वरना उसको ग्लाइकोजन में तब्दील करता है या एनर्जी में मुख्तलिफ डायरेक्शन, उसके ऊपर सबसे पहले लिवर इसके ऊपर काम करता है। तो ग्लूकोज जैसे ब्लड के अंदर बढ़ता है तो इंसुलिन का काम ये होता है कि इस ग्लूकोज को, जो कि हमारी एनर्जी है, इसको हमारे जिस्म के टिश्यू तक पहुंचाता है। अगर हम खाते रहें और ये हमारी ग्लूकोज खून के अंदर घूमती रहे, गर्दिश करती रहे, और हमारे बाकी उजलात को, बाकी टिश्यूज को, बाकी सेल को ना मिले, तो लाजमी सी बात है वो एनर्जी हमारे जिस्म को नहीं मिलती। तो इसी वजह से ये जो इंसुलिन का काम ये होता है कि ये ब्लड में से ग्लूकोज को लेकर हमारे सेल तक पहुंचाती है। और ये भी हो सकता है अगर ज्यादा इंसुलिन खारिज होना शुरू हो जाए तो ग्लूकोज लो हो जाएगी, कम हो जाती है, जिस तरह आप देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ग्लूकेगान। वो ग्लूकेगान क्या करता है, वो लिवर में या मुख्तलिफ जगह पर जहां भी ग्लूकोज होती है, वो ग्लूकोज को सादा लफ्जों में वो बढ़ाता है। इंसुलिन कम करती है, यानी उसको यूटिलाइज करती है, जबकि ग्लूकेगान क्या करता है, वो उसको ब्लड के अंदर बढ़ाता है अगर कम हो गई हो तो। और तीसरा हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, वो इन दोनों को कोऑर्डिनेशन के साथ कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ताकि वो अपना काम करता रहे। अगर इंसुलिन ही काम करती रहेगी तो डाउन हो जाएगा, और ग्लूकागॉन ही अगर काम करता रहेगा तो ग्लूकोज जो है वो फिर बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को फिर कंट्रोल करता है वो सोमेटोस्टेटिन। तो ये मुख्तसर सा जो मैकेनिज्म है जो इसके दौरान होता है, शुगर के दौरान। तो लाजमी सी बात, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप देखेंगे कि इसकी अलामत कैसे पैदा होती हैं। इंसान ने जब खाता है कोई भी चीज पानी के अलावा, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड में शामिल होती है। ब्लड में शामिल होने के बाद ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है। जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो शुगर के मरीज में ये जो ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रही, बढ़ गई है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसकी दो मेन टाइप्स हैं जो बड़ी हैं, टाइप 1 और टाइप 2 जिसको आप कहते हैं। टाइप 1 ऐसा होता है कि उसके अंदर यानी इंसुलिन बनाने वाले सेल या तो तबाह हो जाते हैं या कम होते हैं या नहीं होते। बात समझ रहे हैं? इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है या डैमेज है, तो ऐसे जेनेटिक केस होते हैं, उसको टाइप 1 कहते हैं। तो ऐसे लोगों में डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो इंसुलिन रिकमेंड करते हैं। चूंकि इंसुलिन की कमी होती है, क्वांटिटी पूरी नहीं होती, तो उसमें फिर इंसुलिन रिकमेंड की जाती है। दूसरी तरह के केस जो 90% है, जिसको टाइप 2 कहते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि इंसुलिन होती नहीं है, इंसुलिन बनती है, लेकिन किसी वजह से, या तो वो इंसुलिन भी मुख्तलिफ मिनरल के साथ मुख्तलिफ जो सियाक व सबाक में कहें या महलवों में काम करती है। तो जब उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो फिर क्या होता है कि इंसुलिन वो वर्क नहीं करती, तो ग्लूकोज हाई रहती है। या ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज से मुराद ये होता है कि हमारी ग्लूकोज के खिलाफ जिस्म का मुदाफियाती निजाम उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है और उस इंसुलिन को काम नहीं करने दे रहा होता। तो ऐसी कोई भी वजह के अंदर इंसुलिन की कमी नहीं होती, बल्कि टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन बनती है लेकिन आगे उसकी वर्किंग में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ जाती है। इसलिए आपने ऐसे देखा होगा, एक कॉन्सेप्ट लोगों में पाया जाता है कि शुगर नहीं है तो इंसुलिन लगा दो, शायद मरीज कवर हो जाएगा। तो इंसुलिन हर मरीज, शुगर के मरीज का हल नहीं है। टाइप 1 में तो चूंकि बनी कम नहीं रही, उसमें तो रुकावट नहीं है, उसमें तो आप देंगे तो इंसुलिन से चांस है कि कम हो जाएगी। लेकिन जहां टाइप 2 का मसला है वहां तो इंसुलिन ऑलरेडी मौजूद है, अगर बाहर से आप इंजेक्ट करेंगे भी तो वो रुकावट, तो इंसुलिन के खिलाफ जो मुजाहमती जो रद्द अमल है वो तो पहले से मौजूद है, वो इसको भी काम नहीं करने देगा। तो इसलिए आपने लोगों में देखा होगा कि बाद लोग हाई इंसुलिन लगा भी रहे होते हैं लेकिन उसकी शुगर कम नहीं हो रही होती। उसकी रीजन ये होती है, तो इंसुलिन हर मरीज का हल नहीं है। तो जब ग्लूकोज बढ़ती है ब्लड के अंदर, अब बाकी जिस्म का निजाम तो ठीक है, तो जिस्म देखता है कि ये बढ़ी हुई जो ग्लूकोज है, शुगर है, ये बाकी जिस्म को नुकसान दे सकती है। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है, वो क्या कहता है फिर इसको कि मैनेज तो कर नहीं सक रहा होता, तो उसके पास एक हथियार होता है, वो कहता है इसको बाहर फेंको, इसे खून की नालियों से बाहर आउट करो। उसके लिए उसके पास क्या होता है
कि वो पेशाब के ज़रिए, किडनी के ज़रिए उसको बाहर फेंकता है, तो लाज़मी सी बात है उसमें सबसे पहली सिम्पटम जो क्रिएट होती है वो क्या होगी? पेशाब कम आएगा या ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा। ज़्यादा किस लिए आएगा? ग्लूकोज़ बार-बार चूँकि निकालने की वजह से। जब ग्लूकोज़ का लेवल बार-बार पेशाब जो है आएगा, तो पानी का लेवल जिस्म में बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। जब पानी का लेवल जिस्म में कम होगा, तो उससे लाज़मी सी बात है, जिस्म तो पानी की डिमांड करेगा, वो तो नॉर्मल है बाकी, तो उससे क्या होगा? मुंह खुश्क होगा और इंसान क्या होगा? पानी की डिमांड ज़्यादा करेगा। इसलिए इसकी दूसरी सिम्पटम अपीयर होती है जिसको कहते हैं, यानी पेशाब की भी ज़्यादती और उसके बाद प्यास की भी ज़्यादती। ग्लूकोज वेस्ट हो रहा है, लेकिन जिस्म को नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो काम इंसुलिन ने करना था। तो जब ग्लूकोज वेस्ट हो रहा है, जिस्म को नहीं मिल रहा, इंसान तो खा रहा है, उससे क्या होगा? जिस्म का बाकी निज़ाम जो मैकेनिज्म है वो है तो ठीक है, तो उससे वो क्या करेगा? वो डिमांड करेगा कि मुझे और ग्लूकोज दो, मुझे और खुराक दो, तो मरीज भूख की भी ख्वाहिश करता है। फिर इसी वजह से उसको बार बार खाता है और ग्लूकोज बढ़ती जाती है, पेशाब और ज्यादा आता जाता है, प्यास और ज्यादा बढ़ती है, और इस तरीके से ये तीन कॉमन सिम्टम जो इकट्ठी पैदा होती हैं जो शुगर की, कि पेशाब की भी ज्यादती होती है, प्यास की भी ज्यादती होती है और भूख की भी ज्यादती होती है, ये इकट्ठे मरीज के अंदर पैदा हो जाती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि तीनों अलामात चांस यही होता है, उसके बाद हम टेस्ट करवाते हैं, जिस तरह कॉमनली ग्लूकोज टेस्ट है, और तीसरा एक हेमोग्लोबिन का टेस्ट है HbA1c 3 मंथ का, अगर आप इकट्ठा करवाना चाहें, उसमें पिछले 3 महीने का जो है उसका ब्लड ग्लूकोज पता लग जाता है, कंफर्म हो जाती है कि मरीज को शुगर है या नहीं है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन कॉमनली ये तीन सिम्टम जिस मरीज के अंदर भी हों तो उसमें शुबा है कि उसको शुगर हो सकती है। उसके बाद जो इसकी आगे खतरनाक चीजें, शुगर चलती रहती है, मरीज कंपनसेट कर लेता है, जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, जो ये पेचीदगियां पैदा करती है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज एक तो पूरी ब्लड में लगातार घूम रहा है, दूसरा ब्लड में हाई है लेकिन जिस्म को नहीं मिल रहा, और ग्लूकोज आपकी एनर्जी है, जब ये ब्रेन को नहीं मिलेगा तो उसमें वीकनेस पैदा करेगा, जब ये जिस्म के बाकी असाब को, बाकी अज़ा को नहीं मिलेगा तो तब वीकनेस पैदा करता है। इस वजह से एक दूसरी, यानी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि शुगर की वजह से खून गाढ़ा भी हो जाता है, ग्लूकोज की ज्यादती की वजह से खून गाढ़ा भी हो जाता है, और गाढ़ा होने से क्या होता है, जो दिल के दूर के इलाके हैं, जैसे हाथ है, जैसे पांव है, आप देखें पंप चलाते हैं तो पंप से जितना दूर होता जाएगा पाइप, वहां प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारी हाथ है या पांव है, आपने देखा है शुगर के मरीज ज्यादातर जख्म कहां पर होते हैं? हाथों पांव में होते हैं, सुन्न हो जाते हैं। क्यों? खून गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने की वजह से सर्कुलेशन मुअत्तल होती है, सर्कुलेशन मुअत्तल होने की वजह से ग्लूकोज पहले नहीं मिल रही। तो ऐसे सारे सिनेरियो में क्या होता है कि जो रिसेप्टर है, आसाब हैं, वो डेड होने लग पड़ते हैं, जिसको कहते हैं न्यूरोपैथी होने लग पड़ी। न्यूरोपैथी से होता है, आपने देखा है कि मरीज का पांव सुन्न होने लग पड़ते हैं। नेफ्रोपैथी होती है, गुर्दे फेल होने लग पड़ते हैं। रिटेनोपैथी होती है, मरीज की नजर धुंधली होने शुरू हो जाती है, याददाश्त मरीज की कमजोर पड़ने लग जाती है। तो यहां आपने इलाज के साथ साथ अगर मरीज की पेचीदगियों को कवर नहीं करेंगे तो मरीज तो आगे जाता जाएगा, शुगर पे तो टाइम लगेगा जितनी अर्जी में, लेकिन अगर उसकी पेचीदगियों को कवर नहीं किया जाएगा तो मरीज जो है अगली कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाता है। और यहाँ मैं आपको सिर्फ इसकी पेचीदगी के हवाले से, अगर मैं रेमेडीज के हवाले से मैं जिक्र करूं, अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की है। ये चंद एक दवाएं जिसमें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो ये है, तकरीबन कुछ साल पहले मेरे पास एक केस आए थे, रेनल फेलियर का था। चूंकि शुगर क्या करती है? नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं, ठीक है ना, शुगर में। और ऐसे मरीजों में क्या होता है, आप ये देखें कि शुगर के मरीज के अंदर जहां पांव का जख्म भी होता है, गैंग्रेन भी होता है, वहां पर मरीज को एहसास ही नहीं होता, सेंसेशन खत्म हुई होती, जूता उतर जाए मरीज का तब पता नहीं लगता मुझे। तो उसमें मरीज क्या करता है, आप उसमें देखेंगे कि मरीज जो है
पाँव सुन्न होते हैं, तो उसमें खून गाढ़ा होने की वजह से जैसे सर्कुलेशन नहीं होती, तो वहां पर आपके पास जो सबसे बड़ी दवा है वो क्या है कि चूंकि आप देखते हैं कि पाँव पे जख्म ठीक नहीं होता लेकिन बाकी जख्म ठीक हो जाते हैं। आप शुगर के मरीज में देखेंगे कि बाकी जगह पर उसके जख्म क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन जहां सुन्न है, जहां नमनेस पाई जाती है, वहां पर उसका जख्म सुन्न ठीक नहीं होगा। क्यों? वहां पर जब हमने उसके ऊपर गौर किया तो देखा कि अब दो चीजें काम कर रही होती हैं। एक तो ये होता है इंसान के अंदर हीलिंग सिस्टम है, जख्म हो गया उसको हील करना है, उसने ठीक करना है। कोई दवा ठीक नहीं करती, जिस्म का निजाम खुद ठीक करता है। तो यहां ठीक हो रहा है जख्म, वहां ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हीलिंग सिस्टम तो एक है। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो उसके रिसेप्टर डैमेज हो गए थे शुगर की वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से, वो मैसेज ही नहीं दे पाते कि यहां जख्म है। जब वो मैसेज नहीं दे पाते तो लाजिमी बात है इंसान का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव नहीं होता और जख्म को ठीक नहीं कर पाता। जब हमने इसके ऊपर गौर किया तो हमने मरीज के अलामात को देखा, तो उसमें दो रेमेडीज, एक तो चोटियों का एहसास आ रहा था उसमें, आप यकीन करें मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही है। इस यहां पर कुरारे कहा जाता है न्यूरोपैथी की सबसे बड़ी दवा, मैं बताता हूं कास्टिकम से बड़ी दवा कोई नहीं है। कास्टिकम क्या करती है? कास्टिकम इस रिसेप्टर को बहाल करेगी और इस वजह से जब इसका मैसेज आना बेहतर शुरू होगा तो किडनी काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये नेफ्रोपैथी के अंदर स्केलकार मियाज़मेटिक दवाओं के साथ, और मेरी रूटीन है कि स्केलकार 200 4 रोज के बाद और कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम। मेरे ख्याल में इतने केस हैं अब तो याद भी नहीं है। और शुगर शर्त है, अगर शुगर की वजह से है तो मरीज की नंबर एक तो ये रिकवरी होती है, क्रेटेनिन यूरिया नीचे आने लग पड़ेगा। और उसका दूसरा साइन ये होगा कि मरीज के जो हाथ और पांव सुन्न होते हैं इसमें कमी आने लग पड़ेगी। कितने मरीज ऐसे हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब डॉक्टर ने चेक किया था और निडल प्रिक करके देखी थी और मुझे पता भी नहीं लगा था कि इतनी अंदर सुई मेरे पाँव में गई पड़ी है, हाथों में गई पड़ी है, चोट का एहसास नहीं होता। उनकी ये सेंसेशन ऐसा ऐसा बहाल होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है, दर्द होता है शुरू में और उसके बाद ऐसा ऐसा, और उसके साथ क्रेटिनिन यूरिया नीचे आएगा। और इसके साथ साथ आंखों की नजर भी बेहतरी की तरफ आएगी, इसके साथ साथ पाँव का सुन्न होना भी बेहतर होगा। और दूसरी चीज आपने देखा होगा शुगर के मरीजों में हमारे पास अक्सर दवा लिखी जाती है कि ये मास्कस होती है सेक्सुअल वीकनेस में, लेकिन वहां भी आप न्यूरोपैथी के हवाले से ये स्केलकार कास्टिकम को अप्लाई करें, आपको मायूस ही नहीं करेगी। फिर दूसरा काम ये करती है, जब ये न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी बेहतर होती है तो मरीज के अंदर ग्लूकोज का निजाम बेहतर होने लगता है। मैं आपको दावा तो नहीं करना चाहिए इतना बड़ा, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप जब शुगर का मरीज आए और उसके अंदर जो थकन होती, थकन क्यों होगी? जब ग्लूकोज मिल ही नहीं रही मरीज के अंदर, एनर्जी उसको पूरी मिल ही नहीं रही, खा तो हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? थकन होगी, कमजोरी होगी। और ये तकरीबन सारे मरीजों में होता है। यानी मरीज पहले जितना एनर्जेटिक होता है, आराम करने के बावजूद दोबारा से काम कर लेता है, वो कहता है अब मैं आराम पूरा करता हूं लेकिन थोड़ा सा काम करता हूं तो थकन बहुत ज्यादा हो जाती है। यहां आप और जितनी भी दवाएं दें, यहां सबसे पहले आप इन दवाओं को सोचें, और जब आप देंगे पहली तब्दीली जो मरीज के अंदर आएगी वो ये कहेगा कि मरीज के अंदर कि अब मेरी एनर्जी पहले से बेहतर है, अब मेरा दिल करता है मैं काम करूं, पहले मैं थक जाता था अब मैं कम थकता हूं। और ये पहली डायरेक्शन है जो मरीज को सेहत की तरफ ले जाएगी। क्यों? कॉम्प्लिकेशन कम होने लगेंगी तो उसके बाद मरीज में बहाली की जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी। दूसरी चीज मियाज़मेटिक दवाओं के ऊपर आएंगे। मियाज़मेटिक दवाओं के अंदर आप ये देख लें, जो आप रूटीन में लग, मैं उस बातों को दोहराता नहीं हूं, आपको पता है कार्सिनोसिन में, ट्यूबर और मेडोरिनम में और सिफलिनम में ज्यादातर ये आएंगे केस आपके पास कार्सिनोसिन, ट्यूबर और साइकोटिक मियाज़म के अंदर। तो आप इन मियाज़मों को देखने के बाद दवाओं की तरफ आ जाएं। अब मैं अमूमी तौर पर आता हूं कि शुगर में जो ज्यादा प्रैक्टिस में मुझे जिन दवाओं ने ज्यादा फायदा दिया है, साजिजियम ने मुझे या तो इस्तेमाल करना नहीं आया या मुझे नहीं पता वो किस तरह इस्तेमाल होती, मुझे तो जिंदगी में कभी, मैंने उसको क्यू में भी दिया, मैंने उसको 3x में भी दिया है, मैंने 30 में भी दिया है, मैंने 200 में, 1M में, CM में, कई साल तक मैं देखता रहा। मैंने कहा सारी किताबें लिख रही हैं, कोई ना कोई बात तो होगी, लेकिन शायद कोई बात होगी मेरी अभी तक मुझे समझ में नहीं आई कि वो कैसे काम करती है। इसी तरह और भी दवाएं, मैं सिर्फ वो डिस्कस करूंगा जिन दवाओं ने मुझे अपनी प्रैक्टिस में फायदा दिया। सबसे ज्यादा फायदा जिस दवा ने मुझे दिया वो फास्फोरस है। फास्फोरस क्या?
उन लोगों के अंदर जिन लोगों में एक खदशा सा हो, धड़का सा हो हर वक्त, शुगर होती है ना, बाद लोग नहीं कहते, कहते कोई मसला नहीं जी, बाद लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा मसला परेशान, शुगर हो गई जी, और पता लगा काम से जाने छोड़ दिया उसने, हफ्ता हो गया, तो खौफ कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, खौफ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अकेला नहीं रहता, फास्फोरस का मरीज अकेला नहीं रहता, हाथ पांव से सेक निकलेगा, खुसूसन हाथों से सेक निकलेगा, प्यास ज्यादा, आप जानते हैं फास्फोरस की अलामत हैं, और आप सब जानते हैं कि ज्यादातर मीठे की डिजायर होती है शुगर के मरीजों की शुरू में होती है, उसके बाद ऐसा ऐसा बल्कि वो भी खत्म हो जाती है, तो इसमें मीठे की डिजायर नहीं होगी, तो ये फास्फोरस है आपके पास। उसके बाद जो दूसरी बड़ी दवा जिसने फायदा दिया वो है सल्फर। सल्फर बहुत सारा फायदा देती है। अगर हाथ पांव से सेक निकलता है, प्यास ज्यादा है, और हाथ की निस्बत पांव से सेक निकलता है, आप उसकी पर्सनैलिटी को भी देख के जज कर लेंगे फास्फोरस का और सल्फर के हवाले से। सल्फर फ्लास्फर होगा, फास्फोरस एक अच्छी तरतीब से बात करने वाला, घुल मिल जाएगा आपके साथ जल्दी। लाइकोपोडियम भी बहुत काम करती है, पेशाब बार बार अगर ज्यादा आता है मरीज को, तो आपको लाइको देने के बाद जो पहली तब्दीली आएगी उसका पेशाब जरा नॉर्मल हो जाएगा। कब्ज और गैस इसकी वाज़ेह अलामतें हैं। चौथी दवा जिसने सबसे ज्यादा फायदा दिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या देखेंगे, इसके अंदर भी मैं जो पूछता हूं, एक तो मरीज इसका भी घबराया हुआ होगा, अगर मैं इसकी पर्सनैलिटी फेस रीडिंग में देखूं तो यहाँ शायद नहीं बैठे हुए अभी कोई, करीब करीब इनके कह लें अर्जेंटम नाइट्रिकम में, तो यानी उनकी जो बाल जरा हल्के होंगे यहाँ पर इस शेप में, जैसे होते हैं ना बालों के जरा कम बाल होते हैं और ये शेप बनी होती है बालों की, इस टाइप का मरीज होगा, थोड़ा सा हसास होगा, और उसके अंदर क्या होगा, ऐसे खौफ सा होता है जैसे कुछ हो जाएगा, पेशाब उसको भी बार बार आता है, और बाकी अगर आप पूछेंगे रश से घबराएगा और ऊंचाई से खौफ, इनमें से या तो दोनों अलामतें मिल जाएंगी या कोई एक मिल जाएगी आपको। अच्छा, इसके अलावा पल्साटीला खवातीन में अपनी अलामत पर, और नेट्रोम्योर, एक और दवा है ग्लाइसरीन, ग्लाइसरीन 30 में, ये काशीराम ने लिखी थी और उसके बाद कुछ अरसे से केसों पर अप्लाई की है, इसने भी फायदा दिया है शुगर के मरीजों को कंट्रोल करने में। और एलेक्सॉन आप जानते हैं, एलेक्सॉन का ज्यादा वर्क ये होता है, ये एलेक्सॉन इसी तरह काम करती है कि ये आप देखिए, मैंने जिस तरह बताया था कि ग्लूकोज खून में घूमती रहती है और खुलियात को नहीं मिलती, तो एलेक्सॉन का काम ये है कि ये खून से टिश्यू तक जो इंसुलिन का ये वर्क है उसको, ग्लूकोज को पहुंचाने में बेहतर काम करती है, उससे ये होता है कि मरीज जरा एनर्जेटिक रहता है और उसे एनर्जी मिलती रहती है। तो मुख्तसर जो दवाएं कॉमनली जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है मैंने आपके साथ शेयर की हैं इस मुख्तसर से वक्त के अंदर। फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे जी, आपको ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।